एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी शैतान को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें है माता पिता कबीर और ज्योति और उनके बच्चे जानवी और ध्रुव। कबीर और ज्योति ने अपने बच्चों को बहुत आजादी देके पाला है और कुछ करने के लिए कभी कोई रोक टोक नहीं करते। उनके बच्चे इतने आजाद हैं कि ध्रुव अपने पापा को पापा नहीं बल्कि उनके नाम से बुलाता है। जानवी का कौन बॉयफ्रेंड है कौन दोस्त है उन्हें सब पता है। मतलब एकदम फ्रेंडली टाइप परिवार था जहाँ कबीर और ज्योति अपने बच्चों के माँ बाप से ज्यादा दोस्त थे। वो सब जा रहे होते हैं अपने फार्म हाउस छुट्टियां मनाने के लिए। तो रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं खाने पीने। कबीर को चाय पीनी थी लेकिन छुट्टे पैसे और ऑनलाइन पेमेंट ना होने पर उसे चाय नहीं मिलती। तभी वहाँ वनराज नाम का एक आदमी आता है कबीर के लिए चाय लेकर। उसने देख लिया था कि कबीर का चाय पीने का बहुत मन है पर ले नहीं पा रहा। उसका इतना अच्छा नेचर देख के कबीर उसे अपने साथ ही खाना खाने के लिए बैठा लेता है। सबसे बातचीत करते हुए वनराज जानवी को एक लड्डू देता है खाने को, जिसे खाते ही जानवी बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। इस बीच कबीर फोन पे बात करने चला गया था और ज्योति भी कहीं बिजी थी तो किसी का उस पर ध्यान ही नहीं गया। लड्डू खाने के बाद जानवी अब वैसा ही सब करने लगती है जो वनराज उसे करने को कह रहा था। जानवी को ऐसा फील होता है कि जितनी जल्दी वो वहाँ से निकल जाए उतना सही, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया है। वो लोग जाने लगते हैं। तभी वनराज जानवी को बिस्किट का पैकेट देते हुए कहता है इसे फार्म हाउस पहुंचते ही खा लेना। फार्म हाउस आते ही जानवी बिस्किट का पूरा पैकेट खा जाती है। अब वो लोग स्विमिंग पूल में कूदकर खूब मस्ती करते हैं। पानी से ज्योति का फोन गीला हो गया था तो वो चावल के डब्बे में डाल देती है। थोड़ी देर बाद ज्योति देखती है कि वो आदमी जो कैफे में मिला था वो यहाँ तक चला आया है। जानवी वनराज को घर के अंदर ले आती है तो वो कहता है मैं अपनी बेटी को फोन करना चाह रहा था लेकिन मेरा फोन बंद पड़ गया, तो आधे घंटे चार्ज करके मैं चला जाऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कबीर उसे रुकने को कह देता है लेकिन वनराज की हरकतों से लग रहा था जैसे उसका कुछ और ही मकसद हो यहाँ आने का। ज्योति को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि आखिर उसे कैसे पता चला कि हमारा फार्म हाउस यहाँ है। हमें देखने मिलता है कि जानवी बढ़िया आराम से बैठ के वनराज से बातें कर रही है और बता रही है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है दोस्त कौन है। वो ये भी बताती है कि वो जल्द ही लद्दाख ट्रिप जा रही है अपने प्रेमी और दोस्तों के साथ। वनराज उससे कहता है तुम कभी ट्रिप नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना है, मेरे घर हमेशा के लिए। बोलो कि तुम चलना चाहती हो। इससे पहले जानवी हामी भरती वहाँ ध्रुव आ जाता है और जानवी को अपने साथ खेलने बोलता है। वनराज को गुस्सा आ गया था कि उसने उसका काम खराब कर दिया तो जानवी से कहता है कि इसके साथ इतना खेलो कि कभी खेलने को कहे ही ना। जानवी ध्रुव को झूले में बैठाकर जोर जोर से झुलाने लगती है जिससे कि ध्रुव को बहुत डर लग रहा था। उसकी चीख सुनकर कबीर और ज्योति भाग के नीचे आते हैं और उसे रोक रहे होते हैं पर वो रुकी नहीं रही होती। वनराज के कहने पर ही वो रुकती है तो तब जानवी को अफसोस होता है कि वो क्या कर रही थी। माहौल ठीक करने के लिए कबीर कहता है छोड़ो जो होना था हो गया, तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी वनराज बीच में कहता है हाँ सही कह रहे हैं, गलती इनकी नहीं आप दोनों की है। दोनों बच्चों को आपने पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। कबीर ध्रुव को अपने कमरे में भेज देता है और वनराज से कहता है कि हमारे घर की बात है, आपको कुछ नहीं पता। वनराज कहता है मुझे पता तो सब कुछ है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ लद्दाख ट्रिप जा रही है। ज्योति जानवी से कहती है कि तुमने ये सब इन्हें क्यों बताया, तो जानवी कहती इन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, पता नहीं क्यों वो जैसा कह रहे हैं मुझे वैसा ही करने का मन कर रहा है। वनराज कहता आपको डेमो दिखाऊं क्या। जानवी अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि तुम उसके साथ ट्रिप पे नहीं जा रही और उससे ब्रेकअप कर लो। जानवी तुरंत फोन करके जो वनराज ने कहा वही कर देती है। कबीर वनराज को तुरंत निकल जाने को कहता है तो वनराज कहता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कबीर उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है तो वनराज कहता जानवी पापा से कहो कि ये सब ना करें, तो जानवी उनका रास्ता रोक लेती है। कबीर जानवी को किनारे करके जाने लगता है तो जानवी अपने ही पिता पर चिल्लाते हुए उन्हें धक्का देके कहती है कि ये कहीं नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे। कबीर और ज्योति एकदम सन्न रह जाते हैं कि उनकी बेटी ये क्या कर रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो आदमी कह रहा है वो उसी की बात क्यों मान रही है। वनराज कहता है मैंने इस पर वशीकरण किया है, अब ये मेरे वश में है। हम सब भगवान के हाथ की कठपुतलियां हैं। अब आप ये समझो कि आपकी लड़की मेरी कठपुतली है और मैं इसका भगवान। वनराज उन्हें यकीन दिलाने के लिए कहता है कि जानवी जोर जोर से रोना शुरू करो। जानवी चीख चीख के रोने लगती है जो कि इतना दर्दनाक था कि कबीर और ज्योति सुन ही नहीं पा रहे थे। वनराज कहता कि एक काम करो, स्विमिंग पूल जाके कूद जाओ, तब तक सांस रोक के बैठी रहो जब तक मैं बुलाता नहीं। जानवी जाने लगती है तो कबीर उसे पूरी दम लगा के रोकता है और ये देख वनराज को बहुत मजा आ रहा था। दोनों की विनती करने पर वनराज उसे रोक देता है और फिर सारे फोन्स लेके जानवी से तुड़वा देता है ताकि कोई किसी से कांटेक्ट ना कर सके। इसके बाद वो जानवी से चाय पत्ती मंगवाता है। ढाबे पर जानवी ने कहा था कि उसे चाय की महक भी नहीं पसंद तो वो उसे कहता है कि तुम चाय की पत्ती खा जाओ। जानवी चाय पत्ती खाना शुरू कर देती है और रुकी नहीं रही होती, भले उसको उल्टी आ रही हो या अच्छा ना लग रहा हो। कबीर उसे रोकने लगता है तो वनराज कहता है कि अपने पिताजी को जोर से झापड़ मारो, तो जानवी मार देती है। एक बच्चे का अपने पिता पर हाथ उठाना शायद किसी बाप के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता होगा। ये सोचकर ही आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कबीर क्या फील कर रहा था इस वक्त। जानवी को भी बुरा लग रहा था
पर उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं थे। वनराज अब जानवी से अपना पैर दबा रहा होता है। वो उन दोनों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी मुझे दान कर दें। मुझे आपकी बेटी को यहाँ से ले जाना जरूरी है, आपके आशीर्वाद के साथ। आपको बस हाथ उठाकर अपनी बेटी के सामने ये कहना है कि आप आजीवन के लिए मुझे अपनी बेटी अर्पण कर रहे हैं। कबीर साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतने में ध्रुव वहाँ आ जाता है। जानवी वहाँ छू देती है जहाँ वनराज को चोट लगी थी, तो वनराज जानवी को लात मार देता है। ये कबीर से देखा नहीं जाता और वो वनराज पर कूदकर उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर देता है। वनराज कहता है जानवी अपने भाई का सर फोड़ दो, तो जानवी ध्रुव का सर लड़ा देती है, जिससे कि उसे बुरी तरह चोट लगती है। इतने में घर की घंटी बजती है। बाहर पुलिस आई थी जो कि काफी देर से घंटी बजाई जा रही थी, पर किसी के बाहर ना आने पर वो खुद ही अंदर चले आते हैं। वो देखते हैं कि घर में सब हैं और खूब तेज म्यूजिक बज रहा है। तो कबीर कह देता है कि शायद इसी वजह से हमें घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। उन्होंने ध्रुव को ऊपर वाले कमरे में लिटा दिया था और सब एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ऑफिसर कहता है कि किसी ज्योति के नंबर से हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मिस कॉल्स आए थे, लेकिन कॉल बैक करने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। ज्योति कहती मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। ऑफिसर उन्हीं के सामने कॉल लगाते हैं तो घंटी जा रही होती है। तो ज्योति को याद आता है कि एक फोन उसने चावल के डब्बे में रखा था। ज्योति किचन में जाती है फोन लेने, तो हमें देखने मिलता है कि जानवी सिलेंडर खोल के उसके ऊपर बैठी है माचिस लेके, कि अगर ज्योति ने चालाकी की तो वो पूरा घर उड़ा देगी। और ये वो कर रही थी वनराज के कहने पे। ज्योति फोन लाके कहती है कि ये जरूर हमारे बच्चे ध्रुव की शैतानी होगी। पुलिस सब देख समझकर जाने लगती है कि तभी ध्रुव ऊपर से नीचे आने लगता है, जिसके सर से खून बह रहा था। इतने में पुलिस को गैस की महक आती है तो वो रुक जाते हैं। तो कबीर कहता है कि पहले खुली हुई थी पर अब बंद कर दी है, तो उसकी ही महक आ रही होगी। पुलिस वहाँ से चली जाती है तो कबीर दौड़कर ध्रुव को संभालता है। जो फोन मिला था वनराज उसे भी तोड़वा देता है। कबीर उससे कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कृपया करके यहाँ से चले जाओ। वनराज मान जाता है। तो जितना पैसा जेवर पड़ा था कबीर सब उसे दे देता है। तो वनराज वहाँ से चला जाता है। कबीर देखता है कि जानवी अभी भी अपने होश में नहीं आई है। वो दरवाजा खोल के देखते हैं तो वनराज बाहर ही खड़ा था, जिसने पैसों से भरे बैग में आग लगा दी थी। वनराज कहता है कि तुम्हें लगा तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे। तुम इंसानों की यही दिक्कत है, जब पैसे नहीं होते तो भगवान से मांगते हो कि पैसे दे दो पैसे दे दो, और जब पैसे आ जाते हैं तो पैसे को ही भगवान बना देते हो। धन, हवस, लालच, ये सब तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक हैं, कमजोरियां हैं, और ये कमजोरी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, उससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? बनाता, बिगाड़ता, समेटता, मरोड़ता। लोग कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। सुन, हजारों साल में एक बार आती इस रात को सुन। ये मेरे लिए आई है, उम्राह की रात। उम्राह परछाई का वो सबसे काला हिस्सा जहाँ रोशनी की एक किरण भी पहुँचने से पहले दम तोड़ देती है। बस कुछ घंटों की बात है और फिर मैं ही रात होऊंगा, मैं सुबह शाम होऊंगा, मैं ही सब कुछ होऊंगा। इतना कहकर वो आराम से घर के अंदर वापस चला जाता है। वनराज अब जानवी को खुद को थप्पड़ मारने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि फोन डब्बे में छुपा है, पर उसने बताया नहीं। जानवी की हालत देख कबीर की आंखों में आंसू थे, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो जानवी को नाचने के लिए कहता है। वो पिछले 1 घंटे से नाच रही होती है, पर थी तो वो भी इंसान ही, तो उसका शरीर थक जाता है और बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती कि वो और नाच सके। ज्योति उसे पानी पिलाने आती है, पर वनराज उसे पानी पीने नहीं देता। वो ज्योति को ध्रुव के पास जाने को कहता है और जानवी को ऑर्डर देता है कि अगर वो ना जाए तो चाकू से उसका गला काट देना। ज्योति बेचारी क्या ही करती, उसके हाथ में कुछ नहीं था, तो वो चली जाती है। वनराज जानवी से कहता है मैं सोने जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास आए तो उसे चाकू भोंक देना। अब कबीर नीचे आता है तो जानवी चाकू लिए खड़ी थी और उसे घूर के इशारा कर रही थी कि नीचे मत आओ। कबीर फिर भी आ रहा होता है तो जानवी खड़े खड़े ही सूसू कर देती है अपने पिता को रोकने के लिए। ये देख कबीर वापस चला जाता है, क्योंकि उससे देखा नहीं जाता कि जानवी अंदर से कितनी कोशिश कर रही है उसके काले जादू से लड़ने की। उसे पता था कि अगर पापा नीचे आए तो मुझे मारना पड़ेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। ज्योति वनराज से कहती है कि इसे वॉशरूम ले जाने दो कपड़े बदलने, तो वनराज कहता कि यही कपड़े बदलो। वो जानवी को पैंट उतारने बोलता है तो जानवी उतार देती है। ज्योति तुरंत उसे दूसरी पैंट पहना देती है। वनराज की इस नीच घटिया हरकत से ज्योति गुस्से से भर जाती है, तो वो जानवी से चाकू छीनकर वनराज पर हमला कर देती है। चाकू कहीं गिर जाता है तो जानवी उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच कबीर ऊपर के कमरे की खिड़की से नीचे उतर आता है ताकि चुपके से हमला कर सके। जानवी को चाकू मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी माँ पर हमला करे कबीर आके उसे रोक लेता है। वो जानवी के हाथ बांध देता है और फिर वनराज को मारना शुरू करता है। कबीर वनराज का गला दबा रहा था कि तभी वो कहता जानवी तुम हंसो और हंसती रहो जब तक तुम मर नहीं जाती। ये सुनकर कबीर को रुकना ही पड़ता है, क्योंकि उससे जानवी की दर्द भरी हंसी सुनी नहीं जाती। वनराज कहता है कि अगर मैं मर गया तो उसके पहले जो मैंने उसे हुक्म दिया होगा पूरी जिंदगी वही करते वो भी मर जाएगी। वो जानवी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। चलो ठीक है कबीर, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जानवी को मेरे साथ आने दो। आप दोनों ने मिलकर मेरी जो कुटाई करी है उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जानवी
जाओ ध्रुव को मार डालो। कबीर और ज्योति तुरंत भागते हैं जानवी को रोकने के लिए, लेकिन जानवी उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देती है। ध्रुव छत पे जाके छुप गया था, लेकिन जानवी वहां भी पहुंच जाती है। कबीर दरवाजा खोल बाहर आता है, पर जानवी एकदम ऊपर वाली छत पे पहुंच गई थी, तो कबीर भी ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जानवी उसके हाथ में चाकू भोंक देती है और सीढ़ी हटा देती है। जानवी अपने छोटे भाई को छत से धक्का दे देती है। कबीर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता। ध्रुव अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी, तो वनराज कहता कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो अपनी बेटी मुझे अर्पण कर दो। ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख के वो जानवी को उसके साथ जाने की अनुमति दे देते हैं। ज्योति ध्रुव को लेकर निकल जाती है अस्पताल की ओर, और कबीर हाथों में पट्टी बांध साइकिल लेकर निकल जाता है वनराज की ओर। वनराज एक खंडहर जगह पर रहता था, जहाँ देखने मिलता है कि और कई सारी लड़कियां उसके वश में हैं, जो कि शायद काफी समय से उसके साथ रह रही थी। फार्म हाउस का एक केयरटेकर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते वो अपने घर पे था, तो कबीर वहीं पहुंचता है, लेकिन देखने मिलता है कि वो तो मारा जा चुका है। कबीर उसका फोन लेता है जिसमें वनराज की लोकेशन थी। जब कबीर खिड़की से कूद कर चुपके से नीचे आया था, तो उसने वनराज के मोबाइल से उसकी लाइव लोकेशन केयरटेकर को भेज दी थी। उसका पासवर्ड उसने तभी देख लिया था जब ढाबे पर मिला था। देखा नहीं, बस नजर चली गई थी तो उसे याद रह गया, जो कि अच्छा ही हुआ कि याद रहा। वनराज अब अपने तांत्रिक वाले रूप में आकर सभी लड़कियों से कहता है, जब मैं एक एक करके इन काली गुड़ियाओं को आग में फेंक कर भस्म कर दूंगा, तो तुम लोग धीरे धीरे आग की ओर बढ़ते जाना। फिर जब मैं ये लाल गुड़िया आग में फेंक दूंगा, तो तुम सब आजाद होने के लिए आग में कूद जाना। अब वो एक एक करके आग में गुड़िया फेंकना शुरू कर देता है। कबीर उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उस पर कुछ किन्नर लोग हमला कर देती हैं, जो कि वनराज के वश में थी। कबीर उन सबको मार वहां पहुंच जाता है जहां वनराज काला जादू कर रहा था, पर तब भी कबीर को पकड़ लिया जाता है और उसे वनराज के सामने लाया जाता है। वनराज उससे कहता है, तुमको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उनको मैंने हुक्म दिया है कि कोई मुझे मारने आए तो उसे कच्चा चबा के खा जाना। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने सब कुछ सही किया, पर सिर्फ एक ही गलती कर दी। उन्होंने हर किसी को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया, उसे भी जो उसके लायक नहीं है, और आज मैं वो गलती सुधारने वाला हूँ। आज जब ये आग में कूद के मेरा यज्ञ पूरा करेंगी, उसके बाद मुझे किसी लड्डू पेड़े या इजाजत की जरूरत नहीं होगी। मैं बस नजर घुमाऊंगा और सब मेरे वश में हो जाएंगे। सब सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, पूरी दुनिया मेरे काबू में होगी। वनराज फिर से गुड़िया डालना शुरू कर देता है और लड़कियां आग के करीब आती जा रही थीं। अब सिर्फ लाल गुड़िया बची थी और लड़कियां बस एक कदम की दूरी पर थी आग से। कबीर वनराज के पैरों पर हमला करके गुड़िया छीन लेता है और जो चाकू उसके हाथ में गड़ा हुआ था उससे उसकी जीभ काट देता है। वो बोल के ही सबको निर्देश देता था, तो अब बोल ही नहीं सकता, तो क्या ही बचा उसके पास। दिक्कत ये आ जाती है कि उसने सभी लड़कियों को आखिरी निर्देश ये दिया था कि कोई उसे मारने आए तो वो उसे मार डालें, तो सारी लड़कियां कबीर पर झपट पड़ती हैं। तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वनराज की आवाज थी, जो कि कह रहा था कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। ये सब उसने तब रिकॉर्ड किया था जब कबीर उसका गला दबा रहा था और उसने जानवी को हंसने का निर्देश दिया था जब तक वो मर ना जाए। कबीर रुक गया था और तब वनराज ने सेम यही डायलॉग बोला था, जो कि कबीर ने रिकॉर्ड कर लिया। ये बार बार रिपीट हो रहा था, जिसे सुनकर धीरे धीरे सभी लड़कियां खुद पर कंट्रोल पाना शुरू कर देती हैं, और जो अब तक उन्होंने सहा उसे याद करके सब रोने लग जाती हैं। जानवी के साथ तो आपने देखा है कि उसने क्या क्या किया, तो सोचिए उसने इन सभी लड़कियों को यहाँ तक लाने के लिए उनके साथ ना जाने क्या क्या किया होगा। वनराज का जानवी के ऊपर से भी वश खत्म हो जाता है और वो अपने पिता को गले लगा खूब रोती है। अब हम देखते हैं कि कबीर हॉस्पिटल में एडमिट है और उससे एक लेडी पुलिस ऑफिसर मिलने आई है। ऑफिसर बताती है, आपकी बेटी को लेकर वहाँ हमें 108 लड़कियां मिली, जो कि अब सुरक्षित हैं। हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियों को अपने अपने घर पहुंचा दिया गया है, जिन्हें देख के उनके परिवार वाले रो पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद ही खो दी थी कि वो कभी मिलेंगे भी। जितनी भी लड़कियां मिली उन सबको पहले भी खोजा था पुलिस ने, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, तो सबने सोचा कि शायद वो सब मारी जा चुकी हैं। तो पुलिस और उनके परिवार दोनों ने उम्मीद छोड़ दी थी उनके मिलने की और आगे बढ़ चुके थे। अब आपकी वजह से 57 अनसॉल्व केसेस सॉल्व हुए हैं और सभी लड़कियां अपने घर पहुंच गई हैं। कबीर पूछता है, उस आदमी का क्या हुआ? तो ऑफिसर बताते कि शायद वो भाग निकला, लेकिन तलाश जारी है। इतना सब हुआ, लेकिन अंत में सब ठीक हो गया। इसी बात की सभी को तसल्ली थी। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कबीर एक सड़ा हुआ चूहा पकड़ के ले जाता है किसी बंकर में, जहाँ एक बूढ़ा आदमी कैद था, साथ में चाय पत्ती भी लाया था। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं वनराज था। वो कहीं भागा नहीं था, बल्कि कबीर ने उसे पकड़ के यहाँ बंद कर रखा था। कबीर एक केला भी लाया था, तो वनराज केला मांगता है, पर कबीर उसे केला नहीं देता। हमें समझ आता है कि कबीर ने उसे यहाँ बस टॉर्चर करने के लिए रखा है। उसने जो किया था उसकी बेटी के साथ और बाकी लड़कियों के साथ, उसे देखते हुए हमें जरा भी दया नहीं आती वनराज की ऐसी हालत देखकर। वनराज अपने आप को भगवान कहता था, तो कबीर कहता कि आप भगवान और मैं एक साधारण सा इंसान। लेकिन जब एक साधारण इंसान बाप बनता है तो वो अपने बच्चों के लिए भगवान बन जाता है। वो उनसे कितना प्यार करता है कभी बता नहीं सकता। वो रोज धूप में चलता है, बारिश में चलता है, हर दर्द बर्दाश्त करता है ताकि उसके बच्चों पे कोई आंच ना आए। और तो उस बाप से उसकी दुनिया छीनने चला था। ताकत के लिए कर रहा था ना तू ये सब। ताकत का असली मतलब समझना है तो कभी एक माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ते हुए देखना। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से
ज्यादा ताकतवर भगवान और कोई नहीं है। मैंने तुझसे कहा था कि तू रोज दोजख में चलेगा, अब यही तेरा नरक है और मैं तेरा शैतान। इतना कहकर वो बंकर बंद करके चला जाता है और वनराज बिना जीप के बलर बलर करता रह जाता है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है उसमें कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर मैं बात करूं या कुछ बताऊं। एक्सप्लेनेशन में आपको सब क्लियर हो ही गया होगा। कुछ चीजें हैं जिन पर बात की जा सकती है, जैसे कहाँ क्या गड़बड़ी हुई, क्या सही था क्या नहीं। पहली बात की ये फिल्म 2023 में आई एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। फिल्म की कहानी लगभग सेम ही है और सब कुछ जैसा उसमें था वैसा ही इसमें दिखाया गया है, बस क्लाइमैक्स हल्का सा चेंज था। ओरिजिनल और रीमेक में क्या क्या फर्क था आपको एक एक करके बताता हूँ। ओरिजिनल में पुलिस आती ही नहीं है, पुलिस का कोई चक्कर ही नहीं था। उसमें पिता की एक्टिंग ज्यादा बेहतर थी। कुछ न कर पाने पर खुद को लाचार महसूस करना, उनका गुस्सा, उनका दर्द, उनका रोना, उनकी मजबूरी, सब कुछ हमें फील होता है। पर इसमें ऐसा नहीं लगा। उसमें पिता ने जीप काटी नहीं थी बल्कि पकड़ से पकड़ के खींच ली थी, जो कि सोचने में ही बहुत दर्दनाक लगता है। उसमें पिता लड़की के कानों में कैंची घुसेड़ के उसे बहरा कर देते हैं ताकि वो आदमी की बात ही ना सुन पाए। उसमें रिकॉर्डिंग वाला कोई सीन नहीं था, बल्कि आदमी के मरने के बाद भी लड़कियां वश में ही रहती हैं। आदमी को कैद करके रखने का सीन उसमें 10 साल बाद का दिखाया है और इसमें 1 साल बाद का। उसमें बेटी अब भी वशीकरण में है और पिता उसका ख्याल रख रहा है, उसे जिंदा रखे हुए है। मेजर फर्क क्लाइमैक्स का ही था कि रीमेक में सब सही हो गया लेकिन ओरिजिनल में सब कुछ सही नहीं हुआ था। उसमें लड़की वश में ही है। दोनों फिल्म में एक समानता तो है कि विलन का आखिर मकसद क्या था ये सब करने का ढंग से बताया ही नहीं गया। इसमें चलो फिर भी थोड़ा बताया गया कि उसे दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी थी, अपने कंट्रोल में लाना था सबको। फिर भी ये नहीं समझ आया कि कंट्रोल में आने के बाद वो करता क्या वजह थी जो उसने ये सब करने का सोचा। वनराज कोई गंवार इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था। तो कहाँ से सीखा उसने तंत्र मंत्र की विद्या और कैसे इतना जानकारी आ गई कि वो इतना भयंकर वशीकरण करना सीख गया। असल जिंदगी में कई लोग हैं जो जादू टोना में विश्वास रखते हैं, पर इस तरह से किसी को वश में कर लेना कि जो कहो वो वही करे, इतना तो नहीं होता। उसने सिर्फ लड़कियों को ही क्यों पकड़ा? ऐसी कौन सी विधि थी कि सिर्फ लड़कियों की ही बलि चढ़ानी थी और फिर उसे ताकत मिल जाती सबको कंट्रोल करने की? तो इतना सब वो कहां से जान पाया? कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना ही चाहिए था इस बात का। वनराज को इस बात की बड़ी दिक्कत हुई थी कि कबीर ने अपने बच्चों को बहुत छूट दे रखी है, खासकर जानवी को। मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे वनराज की भी कभी कोई फैमिली रही होगी। वो बहुत कंट्रोलिंग टाइप का इंसान रहा होगा जो कि अपने बीवी बच्चों को अपने हिसाब से रखता था। सब उससे आजाद होना चाहते होंगे, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते होंगे, जो कि उसे रास नहीं आया। क्या पता उसने सबसे पहले अपनी फैमिली को मार दिया हो और फिर इस तंत्र मंत्र की दुनिया में आया हो ये शक्ति पाने के लिए, ताकि वो सबको अपने वश में कर सके। जितना मेरी बुद्धि चल पाई मैं उतनी ही कहानी बना पाया कि शायद वनराज की कुछ ऐसी ही बैक स्टोरी रही होगी। बाकी असल वजह क्या है ये तो फिल्म बनाने वाले ही जाने। अब बात करते हैं गलतियों की। पहली गलती की कबीर वनराज का किस तरह गला दबा रहा था कि वो तब भी बोल पा रहा था। गला दबाने पे बोलना नामुमकिन होता है, तो ये काफी अटपटा लगा। जैसे कि राइटर ने बस ऐसे ही लिख दिया हो कि वो गला दबाएगा, पर विलन भी तो कुछ करेगा ना, तो वो बोल ही लेगा। क्या फर्क पड़ता है कि उसका गला दबाया जा रहा है? फोन का कवर लगा के फोन को चावल के डब्बे में कौन डालता है भला? और चलो माना कि फोन गीला हो गया तो वो टेक्निकल इशू की वजह से ऑफ हो जाता है, और अगर डब्बे में डाल रहे हैं तो ऑफ करके ही डाला जाता है, लेकिन वो ऑन था। और सबसे बड़ी चीज कि पुलिस कैसे आ गई? उनको फोन किसने किया? जिस फोन से फोन किया गया वो फोन तो डब्बे में था, तो उससे फोन गया कैसे? ये मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा। ये शायद मुझसे ऐसा कोई सीन मिस हो गया जिसमें ऐसा होते दिखाया हो कि ज्योति ने पुलिस को कॉल किया। अगर आपने मूवी देखी है तो आप बताइए कि ऐसा कोई सीन था क्या? एक और मेन बात कि वनराज इतनी सारी लड़कियों को जंगल में रखे हुए था और किसी को कोई भनक ही नहीं हुई, कभी किसी को पता ही नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? हम यही मान सकते हैं कि जिसको भी पता चला होगा उसको उसने मार दिया होगा। बस यही एक चीज सोची जा सकती है, उसके लोकेशन का पता ना चलने की किसी को भी। वनराज ने जानवी को वश में कर लिया था। वो चाहता तो घर वालों से कुछ भी करवा सकता था। घिनौने से घिनौना काम। ऐसा फील हुआ जैसे वो पूरी तरह से विलन के रूप में नहीं दिख पाया। जरूरत थी ऐसे सीन्स, ऐसे सिचुएशंस बनाने की कि उसे देख के हमारा खून उबल जाए। आप शैतान को दिखा रहे हो तो शैतान जैसा दिखाओ तो सही। थोड़ा और बुरा दिखाना चाहिए था वनराज को, ताकि लगता कि हाँ वाकई में हम एक शैतान को देख रहे हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो यहाँ 2 लोगों ने पूरी फिल्म को चलाया है और उन्हीं की वजह से ये फिल्म देखने का इंटरेस्ट जागता है। वो हैं आर माधवन और जानकी बोदीवाला। दोनों ने कमाल काम किया है और दोनों की एक्टिंग लाजवाब रही। अगर फिल्म देखनी हो तो इन दोनों के लिए देखी जा सकती है। ओरिजिनल फिल्म में भी बेटी का रोल जानकी ने ही निभाया है। अजय देवगन वैसे ही लगे जैसे दृश्यम में लगे थे। सेम एक्सप्रेशन, सेम लुक, सेम बोलने का तरीका, सब सेम लग रहा था। ज्योतिका का काम भी सही ही देखने को मिला। कुल मिला के ये वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसे एक बार देख के थोड़ा कंफ्यूज होकर कि विलन सब कुछ कर क्यों रहा था, इसे भूला जा सकता है। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अब वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे